हेलो, मैं सहायक आचार्य अनिल कुमार, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। अभी तक हमने एडजॉर्प्शन पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बहुलक या पॉलीमर। बहुलक या पॉलीमर क्या है? सबसे पहले हम बहुलक की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुलक क्या है। जब एक जैसी या विभिन्न बहुत सारी एकलक इकाई आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करती है। इस बड़े अणु को बहुलक कहते हैं और जिस प्रक्रिया से बहुलक का निर्माण होता है उसे बहुलकीकरण कहते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब एक जैसी या विभिन्न बहुत सारी एकलक इकाई आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, इस बड़े अणु को बहुलक कहते हैं और जिस प्रक्रिया में बहुलक का निर्माण होता है उसे बहुलकीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुलकों का वर्गीकरण क्या है। बहुलकों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो इनकी उत्पत्ति के आधार पर है। पहला जो वर्गीकरण इनकी उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर जो बहुलक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बहुलक का प्रकार इसमें है वो है प्राकृतिक बहुलक। जैसा नाम से ही विदित है, प्राकृतिक बहुलक इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, यानी ये बहुलक प्रकृति में निर्मित होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि रबर है, रेशम है या रुई है, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। दूसरा है कृत्रिम बहुलक। जैसा नाम से ही विदित है, इस प्रकार के बहुलक का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, यानी प्राकृतिक बहुलक का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलिएस्टर हो गए आदि इनके एग्जाम्पल हैं। बहुलक का एक वर्गीकरण अन्य भी करते हैं जो इनकी एकलक इकाई के आधार पर होता है। एकलक इकाई के आधार पर जो बहुलक हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है समबहुलक। पहला है समबहुलक या होमोपॉलीमर। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाई एक ही प्रकार की होती है या जो मोनोमर यूनिट है वो एक ही होती हैं। एग्जाम्पल पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीएथीन है, पॉलीएथीन में जो बहुलक है उसमें सभी मोनोमर इकाई एक जैसी एथीन की हैं। दूसरा सहबहुलक। सहबहुलक में दो विभिन्न प्रकार की एकलक इकाई होती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 में दो मोनोमर यूनिट काम में आती हैं। तो बहुलक का अब जो सहबहुलक हैं, सहबहुलक को फिर हम
3 भागों में बांट सकते हैं। जो सबहुलक हैं उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि मान लीजिए अपने पास 2 मोनोमर इकाई A व B हैं तो सबहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, एकांतर सबहुलक। इस प्रकार के बहुलक में दोनों एकलक इकाई समांतर क्रम में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार के बहुलक में 2 विभिन्न एकलक इकाई एकांतर क्रम में उपस्थित होती है। यानी पहले A इकाई, फिर B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B। इसका उदाहरण है स्टाइरिन व मैलिक एनहाइड्राइड से बना बहुलक। एक दूसरा है ब्लॉक सहबहुलक। ब्लॉक सहबहुलक। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाई जुड़कर एक खंड बनाती है, फिर दूसरी एकलक इकाई जुड़कर दूसरा खंड बनाती है, फिर पहले वाली, फिर दूसरे वाली। इस प्रकार इस बहुलक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे देखो A, एक खंड का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद B, एक दूसरा, फिर वापस रिपीट हो गया A। तो इस प्रकार ब्लॉक, जैसे नाम से यह, इसमें सबसे पहले एक एकलक इकाई के 4-5 अणु जुड़कर एक खंड का निर्माण करते हैं, फिर दूसरी मोनोमर यूनिट के जुड़कर एक खंड का निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल है स्टाइरिन व आइसोप्रीन्स द्वारा निर्मित बहुलक। इसका एग्जाम्पल है स्टाइरिन व आइसोप्रीन द्वारा निर्मित बहुलक। अब तीसरा एक एग्जाम्पल है यादृच्छिक सबहुलक, रैंडम कोपोलीमर। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाई A व B का जुड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यादृच्छिक या रैंडम। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाई A व B के जुड़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। एग्जाम्पल, स्टाइरिन व मैथिल एक्रिलेट के से निर्मित बहुलक। यानी इसमें अपने को पता नहीं है A के कितने अणु जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद B के, फिर वापस रिपीट A, फिर B। यानी इनके जुड़ने का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। बहुलकों का एक वर्गीकरण अन्य प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जो वर्गीकरण इनकी संरचना के आधार पर है, जो वर्गीकरण इनकी संरचना के आधार पर है, यानी जो बहुलक है वो संरचना में हमें कैसा दिखाई देता है, इसके आधार पर भी हम बहुलकों या पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है इसका वर्गीकरण है, उसको हमने नाम दिया संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर जो पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है या जो बहुलकों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है रेखिक बहुलक। रेखिक बहुलक में एकलक इकाई एक दूसरे से रेखिक क्रम में जुड़ी रहती हैं। रेखिक बहुलक में एकलक इकाई एक दूसरे से रेखिक क्रम में जुड़ी रहती हैं। इसका उदाहरण है पॉलीएथीन। पॉलीएथीन में एथीन के बहुत सारे अणु एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, जो एग्जाम्पल है रेखिक बहुलक का। दूसरा है शाखित बहुलक।
शाखित बहुलक मुख्यतः पार्श्व शाखाओं वाली दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। शाखित बहुलक मुख्यतः पार्श्व शाखाओं वाली दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, जिसे प्राय मुख्य आधार स्तंभ कहते हैं। अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ए। अब इस ए से ये जो पार्श्व में क्या निकली रहती हैं, शाखाएं निकली रहती हैं। तीसरा संरचना के आधार पर जो बहुलक है वो है त्रिविम बहुलक। त्रिविम बहुलक क्या है? इन बहुलक में एकलक इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं रासायनिक बंध द्वारा त्रिविम जाल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन बहुलकों में एकलक इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं रासायनिक बंधों द्वारा त्रिविम जाल के रूप में जुड़ी रहती हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ए। अब ये ए जो बहुलक की जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यानी इस प्रकार के बहुलक की संरचना देखने पर एक जालीनुमा संरचना हमें दिखाई देती है।